इसके बाद आता है कार एंड अदर कन्वेयंस। तो जो भी गाड़ियाँ, व्हीकल्स, ट्रक्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं वहाँ एक अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जहाँ सारे डिटेल्स लिखी जाती हैं हर व्हीकल की। सेम बातें हैं यहाँ पर भी, फटाफट देख लेते हैं। ओनरशिप, अगर आपको ओनरशिप देखनी है उस व्हीकल की तो आपके पास कागजात होंगे, आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन के कागजात होंगे। ये चेक कीजिए कि जो ओनरशिप है, जो व्हीकल है वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ही है, ऐसा तो नहीं किसी इंसान की पर्सनल गाड़ी है और वो दिखाई जा रही है यहाँ पर। फिर और क्या चेक कर सकते हो आप, आपने परचेज़ का ऑर्डर दिया होगा उसकी कॉपी होगी, आपके पास इनवॉइस होगा, आपने कोई पेमेंट की है उस पेमेंट की कोई रसीद होगी। ये सारी चीज़ों से आप क्या चेक कर सकते हैं, ओनरशिप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए आपको पता है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। व्हीकल रजिस्टर से देख सकते हैं, व्हीकल की एक लॉग बुक होती है। लॉग बुक क्या दिखाती है कि ये कितना चला कितना नहीं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या यही गाड़ी है, इस कार का क्या नंबर है, क्या मॉडल नंबर है, क्या नाम है, क्या यही कार है जो फिजिकली भी प्रेजेंट है, या बुक्स में तो आपने कोई महंगी कार दिखा रखी है और यहाँ पर तो कोई ऐसे खटारा सेकंड क्लास कार है। तो ये चीज़ें आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंसेस, रिवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, लाइसेंस ऑब्टेन किया, इंश्योरेंस लिया, रोड का टैक्स भरा, गाड़ी को रिपेयर कराया, मेंटेन करवाया, वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे, रिवेन्यू में। और कैपिटल एक्सपेंस कौन सा हो सकता है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाना कैपिटल एक्सपेंस है। तो ऑडिटर मेक श्योर करेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, रिवेन्यू रिवेन्यू में लिखे जाएंगे, कैपिटल कैपिटल में लिखे जाएंगे। इसके बाद है वैल्यूएशन, जो भी व्हीकल्स हैं उनकी वैल्यूएशन की जाएगी, यानी बुक वैल्यू जो है उसमें से डेप्रिसिएशन हर साल काटते जाएंगे और फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, हर साल डेप्रिशिएट तो होंगे, चलेंगे तो लाइफ चल रही है उनकी, वो भी चल रहे हैं तो डेप्रिशिएट तो होंगे, तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल काट दी जाएगी। चार्ज, अगर कोई लोन लिया गया है उसके ऊपर, तो अगर आपने उसको एज सिक्योरिटी रखा है, गिरवी रखा है, तो सारे कागजात चेक करेंगे, लोन का एग्रीमेंट चेक करेंगे, उस लोन का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को चेक करेंगे कि इंटरेस्ट की क्या अमाउंट है। आप ये सारी चीज़ें चेक करके लोन वेरीफाई कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स, अगर जो व्हीकल है वो हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत परचेज किया गया है तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि वो एग्रीमेंट, ऑडिटर जो है वो एग्रीमेंट पढ़ेगा, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेगा, ये देखेगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं टोटल, कितने पे हो चुके हैं, कितने अभी भी पेंडिंग है। तो ये था गाड़ियों को लेकर। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक क्या होता है, लाइफ स्टॉक जो है लाइफ स्टॉक क्या होता है, पशुधन होता है। जैसे डेयरीज में आपके पास गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, अगर पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ आपके पास मुर्गियाँ होती हैं। तो लाइफ स्टॉक की वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आपको पता है एग्जिस्टेंस के लिए तो फिजिकली ही वेरीफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं इन एनिमल्स की। तो रजिस्टर पे देख सकते हैं कि कितने एनिमल्स हैं, क्या क्या नंबर हैं उनके, कितना खर्चा है उनका, क्या क्या नाम है उनके, उस बेसिस पर चेक कर सकते हैं। वैल्यूएशन, एनिमल्स को कैसे डेप्रिशिएट करोगे, तो एनिमल्स की तो वैल्यूएशन मूल्यांकन जो है वो फुल कॉस्ट के बेसिस पर ही होगा। तो एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया जा सकता है और ऑडिटर एक्सपर्ट से पूछ सकता है कि भाई आपके हिसाब से इसकी क्या वैल्यूएशन है। तो जो एक्सपर्ट है वो प्रमाणित कर देगा, वो एक सर्टिफिकेट दे देगा कि इस एनिमल का इतना मूल्य होना चाहिए। फिर है परचेज सेल, कोई भी ऑल्टरेशन की जाती है, कोई भी अगर नया लाइफ स्टॉक खरीदा जाता है या कोई भी बेचा जाता है तो उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। रिवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, अगर आपके ये एनिमल्स हैं जो बीमार हो गए हैं तो इनका ट्रीटमेंट कराया है, इनका फूड का खर्चा, इनको लेकर कोई टैक्स भरा है, ये सारे खर्चे क्या हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। तो ये कैपिटल में नहीं आने चाहिए, ये P&L अकाउंट में ही चार्ज होने चाहिए। इसके बाद है एसेट्स एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हायर परचेज एग्रीमेंट को ही पढ़ेंगे डिटेल में। हायर परचेज एग्रीमेंट ऑडिटर लेगा और उसमें डिटेल में पढ़ेगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या कैश प्राइस होगी,
क्या हायर परचेज प्राइस होगी, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, कितने पे करने हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऑडिटर ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट की डिटेल में पढ़ेगा। फिर एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेगा, अभी इतना डिस्कस कर लिया हमने। फिजिकल वेरिफिकेशन से चेक करेगा। ऑडिटर जो है वो एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और चेक करेगा कि क्या जो एसेट लिखा हुआ है वो है, और क्या जो एसेट है वो ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के खुद के पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ऐसा तो नहीं एम्प्लॉयज़ के पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंस क्या हो सकता है, इसके अंदर मेन तो जो प्रिंसिपल है जो पे करना है, दो चीज़ें होती है ना, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल का सम ऑफ मनी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेप्रिसिएशन है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट, अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की गई किसी एसेट की परचेज की, तो फिर वो एसेट रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको जब एसेट रिटर्न करना पड़ेगा तो अपने एसेट अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा, और उस इंस्टॉलमेंट की परचेज के लिए अगर आप कुछ रिटर्न करते हैं तो जो लॉस आपको इनकर होता है वो लॉस आप कहाँ दिखाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। इसके बाद है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम एसेट की वैल्यूएशन करेंगे, कैश प्राइस में से डेप्रीसिएशन डिडक्ट कर देंगे और उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। लास्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपको पत्र व्यवहार भी कर लेना चाहिए अपने सप्लायर्स के साथ टाइम टू टाइम। रिटर्न में आप उनसे बातचीत करें, पूछें कि क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट फॉलो किए जा रहे हैं, क्या जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टाइम पर पे की जा रही हैं या नहीं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, जो पैसा उनके पास फ्री पड़ा होता है उसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है, शेयर्स में कर दी, डिबेंचर्स में कर दी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में कर दी, और इस इन्वेस्टमेंट पे उन्हें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओनरशिप। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती है ना, तो उनके पास एक इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर या इन्वेस्टमेंट का स्केड्यूल होता है। तो ऑडिटर वो स्केड्यूल ले ले और उससे सारी डिटेल्स चेक करे, इन्वेस्टमेंट कब खरीदी थी, किसने खरीदी थी, उसकी क्या वैल्यू थी, आज के टाइम पर मार्केट वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होती हैं। तो ऑडिटर ये मेक श्योर करेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के नाम से हैं, क्लाइंट के नाम से हैं, किसी और इंसान के नाम पर तो नहीं है। एग्जिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे कि सिक्योरिटीज़ को खुद चेक करेंगे या इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल या इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में जो लिखा होगा उससे मैच करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक सिक्योरिटी को, एक शेयर को 2 बार दिखा दिया इन्वेस्टमेंट में, या किसी इन्वेस्टमेंट को आपने बिल्कुल ही मिस कर दिया है लिखने से। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तीसरा है चार्ज और मॉर्टगेज। चार्ज और मॉर्टगेज के अंदर क्या, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है और उसमें इन इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो सिक्योरिटी की तरह से रखा है, तो ऑडिटर को मॉर्टगेज डीड चेक करनी पड़ेगी क्लियरली, और एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा जिसने लोन दिया है कि मेरे पास ये जो सिक्योरिटी है ये गिरवी रखी है। परचेज और सेल, अगर कोई नई सिक्योरिटी खरीदी है ब्रोकर के द्वारा या बेची है, तो ब्रोकर के पास बॉट नोट और सोल्ड नोट ये दोनों लिखे होते हैं, तो वहाँ से चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हम इंटरेस्ट और डिविडेंड की मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो या तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा उस पर या डिविडेंड रिसीव होगा। तो जो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा वो क्या होगी, आपकी रेवेन्यू इनकम। और जो इन्वेस्टमेंट्स को करने पर, परचेज करने पर जो खर्चा हुआ है वो आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस आया हो, तो वो प्रॉफिट या लॉस कहाँ चला जाएगा, आपका P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है। इसके बाद है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का जो मेथड है आप कौन सा अडॉप्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट्स कितने वक्त के लिए या किस पर्पज़ के लिए की गई हैं। अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह रखने के लिए, कुछ इनकम अर्न करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी वैल्यूएशन होगी कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट वैल्यू का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म एसेट के तौर पर रखने के लिए किया है तो उसकी वैल्यूएशन होगी कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू जो बैलेंस शीट की डेट पर है, इन दोनों में से जो भी कम है उस बेसिस पर मूल्यांकन हो जाएगा। और लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट।
ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन 187 है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं या नहीं। इस सेक्शन में क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनी की वो कंपनी के नाम के अंदर ही होनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया होना चाहिए 3 ग्रुप्स में, जैसे पहला है इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट जो शेयर या डिबेंचर में है, और इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड या करंट एसेट के अंदर की गई है। तो ऑडिटर मेक श्योर करेगा कि इस एक्ट जो ये एक्ट है ये इम्प्लीमेंटेड है प्रॉपरली। स्टॉक इन ट्रेड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स या गुड्स जो आपने रीसेल के लिए परचेज किए हैं, ये सारी चीज़ें स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आती है। स्टॉक जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट करंट एसेट है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे P&L अकाउंट को भी और बैलेंस शीट को भी। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टॉक की एम्बेजलमेंट की, स्टॉक की चोरी की बाकी एसेट्स के कंपैरिजन में। तो स्टॉक इन ट्रेड की वेरिफिकेशन करते हुए ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा। सबसे पहले एक स्टॉक शीट बनती है, जो हमारा स्टोर कीपर है वो एक स्टॉक की शीट बनाता है जहाँ स्टॉक की सारी डिटेल्स रखी जाती हैं। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि इसकी टोटलिंग और इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। जो हमारी स्टॉक शीट है जिसने बनाई है उसके सिग्नेचर हैं या नहीं, और प्रमाणित की गई है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा, साइन की गई है लास्ट में उसके द्वारा या नहीं। दूसरा क्या है, द स्टॉक शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी मैच्ड विद ओपनिंग रिकॉर्ड्स। जो हमारे साल के शुरुआत में स्टॉक का रिकॉर्ड था और जो आपने साल के अंत में स्टॉक शीट बनाई है, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा और हम ये चेक करेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चेंजेस तो नहीं आए हैं इस दोनों के बीच में। तीसरा क्या है, द स्टॉक शीट शुड बी मैच्ड विद प्रीवियस ईयर शीट्स, यानी जो आपने स्टॉक शीट बनाई है इस साल के अंत में उसे आप पिछले साल की स्टॉक शीट के साथ मैच करेंगे और आप देखेंगे कि स्टॉक शीट के अंदर कोई ऐसे ओल्ड आइटम्स या कोई ऑब्सोलीट अब जो चलते नहीं है, प्रचलन में नहीं है, ऐसे कोई आइटम्स तो नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। अगर जो हमारा स्टॉक है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है या रिक्वायर्ड से कम है तो आप उसकी जांच करेंगे कि इसका क्या कारण है। इसके बाद है गुड्स रिसीव्ड ऑन चलान या गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूव और रिटर्न बेसिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। गुड्स रिसीव्ड ऑन चलान क्या होगा कि हमें गुड्स तो रिसीव हो गए हैं चलान बेसिस के ऊपर, लेकिन अभी भी हमने फाइनलाइज नहीं किया है कि इनमें से कौन से गुड्स हम रख रहे हैं। तो जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता है वो हमारे स्टॉक में इंक्लूड नहीं होंगे। और दूसरा है गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूव और रिटर्न। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे अप्रूव करके अपने पास रखेंगे या रिटर्न कर देंगे। तो जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ उसे स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके बाद है स्टॉक वैल्यूएशन। तो स्टॉक वैल्यूएशन में क्या देखेंगे कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो या तो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा उस बेसिस पर मूल्यांकन होगा। जो मोड ऑफ वैल्यूएशन है यानी आपने किस मेथड से वैल्यूएशन की उसे भी ऑडिटर उसकी भी जांच करेगा और ये चेक करेंगे कि जो मेथड आप अडॉप्ट करते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन का, फीफो करते हैं, लीफो करते हैं, जो भी मेथड करते हैं वो साल दर साल सेम रहता है, हर साल चेंज तो नहीं होता है। और इसके बाद है गुड्स नॉट डेल्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसे गुड्स ऑडिटर ये चेक करेगा कि ऐसा तो कोई गुड हमने स्टॉक में नहीं दिखा रखा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील ही नहीं करती है, ऑर्गेनाइजेशन उस गुड का काम ही नहीं करती है, लेकिन वो गुड दिखाया गया है आपके स्टॉक में, तो ऐसा कोई गुड तो एंटर नहीं किया गया है। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड दी ऑडिटर। अब इसके अंदर ना बेटा दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो सोच है, दो ओपिनियंस हैं। सबसे पहली है कि ऑडिटर की मेन ड्यूटी ही है कि वो हर आइटम जो स्टॉक का है उसे गिने और उसे वेरीफाई करे और लास्ट में कंक्लूड करे कि कितना आइटम्स है, उनका क्या क्या स्टेटस है। अब जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ऑडिटर थोड़ी ना केपेबल है, ऑडिटर के पास इतनी क्षमता थोड़ी ना है कि वो एक एक आइटम ऑफ स्टॉक को काउंट करे और उसकी वैल्यूएशन करे। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, जो भी प्रमाण पत्र इशू किए हैं हमारे ऑथराइज्ड पर्सन्स ने उनके बेसिस पर डिसाइड कर सकता है। तो दो केसेस हुए थे इसको लेकर। सबसे पहले था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1869।
इसके अंदर क्या हुआ था, जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया, कॉटन का जो थ्रेड है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा कर दी, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूएशन करके प्रमाणित कर दिया कि इसकी वैल्यू यही है। अब उसने जो प्रमाण पत्र ऑडिटर को दिया, ऑडिटर ने उसको विश्वास कर लिया, तो ऑडिटर ने सोचा कि भाई इसने प्रमाणित किया है तो ठीक है, इसकी वैल्यूएशन करेक्ट ही होगी। तो जजेस क्या कहते हैं लास्ट में, जजेस कहते हैं कि ऑडिटर की गलती नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ी ना खुद काउंट करेगा या खुद वैल्यू करेगा, उसको तो राइट है कि वो जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र दिया है कंपनी के रिस्पॉन्सिबल ऑथराइज्ड पर्सन ने, उसके बेसिस पर प्रमाणित कर दे। तो एक तो थॉट ये था कि भाई ऑडिटर की क्षमता नहीं है कि वो सब कुछ काउंट करे। उसके बाद क्या होता है, यूएस जो है उसने ये फॉलो नहीं किया। तो यूएस के अंदर एक केस होता है मैक्सन एंड रॉबिन्सन 1941। इसमें क्या होता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चार्ज किया जाता है। क्या होता है कि इस कंपनी में फ्रॉड किया जाता है 2 करोड़ 10 लाख डॉलर्स का, इतना बड़ा फ्रॉड निकल कर आता है। तो जो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है ना, SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, वो ये कहती है कि नहीं, ऑडिटर को फिजिकली वेरीफाई करनी चाहिए थी, इन्वेंट्री स्टॉक की वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी। वो जैसे भी करता, लेकिन वो वेरिफिकेशन जो है वो ऑडिटर की मेन ड्यूटी है। तो ऑडिटर की गलती है कि अगर उसने वेरीफाई नहीं किया, जिसकी वजह से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फ्रॉड आता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में कंपनीज एक्ट कहता है कि ऑडिटर का मेन एम क्या है, ये वेरीफाई करना कि जो हमारा P&L अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाती है। इसका मतलब हमारे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स हम दिखा रहे हैं, ऑडिटर को ये सारे वेरीफाई करने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर ये कहता है कि जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र मैनेजमेंट ने दिया है वो ठीक है और मैं खुद कोई वेरिफिकेशन ना करूं, तो बाकी जो उसने काम किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉड तो इसी के बेसिस पर हो जाएगा। तो ऑडिटर को पूरी अपनी इंटेलिजेंस से और पूरा ध्यान पूर्वक जो है वो वेरिफिकेशन करनी चाहिए। इसके बाद आता है डेटर्स और बुक डेट्स। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा जितनी क्रेडिट सेल्स ज़्यादा होंगी, जितनी आप उधार पर सेल्स करेंगे, उतने ही आपके डेटर्स ज़्यादा होंगे। तो आपको क्या ध्यान, ऑडिटर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, ऐसा तो नहीं कि वो बुक्स में हमने दिखाया ही नहीं और उसकी हमने चोरी कर ली। तो वेरिफिकेशन के टाइम पर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, सबसे पहली है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए कि वो विद्यमान हैं भी हमारे डेटर्स या नहीं हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, और ऑडिटर है एक लिस्ट ऑफ डेटर्स मंगवा सकता है कंपनी से और उसको मैच कर सकता है हमारे डेटर्स अकाउंट से। तो यानी जो जो हमारे लिस्ट ऑफ डेटर्स में इंफॉर्मेशन है उसको हम इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट से चेक कर सकते हैं कि दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। और क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है, अभी भी जो पे नहीं हुआ है। ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि ऐसा तो कोई अकाउंट नहीं है जो उस लिस्ट में नहीं मेंशन किया गया। कि कोई भी डाउट, कोई भी संशय होता है तो आप ऑडिटर जो है वो डेटर से डायरेक्टली बात कर सकता है, डायरेक्टली पत्र व्यवहार कर सकता है। इसके बाद है डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। ऑडिटर को सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है डिस्काउंट देने की, कौन पर्सन है जो ऑथराइज्ड है डिस्काउंट देने के लिए, और जो अब तक डिस्काउंट दिए गए हैं वो पॉलिसी के मुताबिक दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। बैड डेट्स को लेकर क्या करेगा, लिस्ट ऑब्टेन कर लेगा ऑडिटर कंपनी से कि आपके बैड डेट्स की क्या लिस्ट है, और एक प्रमाण पत्र ले लेगा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से कि ये हमारे बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स क्यों हैं आप इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे कि क्या क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है बैड डेट का। एक तो होता है कि अगर जो हमारा बैड डेट है, जो डेट है, ऋण है, वो 3 वर्षों से अधिक पुराना हो चुका है तो उसे बैड डेट कह देंगे। जो हमारा डेटर है, हमारा देनदार है, उसका दिवालिया हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और वो सिर्फ पेमेंट, उसने आधी पेमेंट की है, या जो हमारा देनदार है उसने अपना बिजनेस का प्लेस चेंज कर लिया या अपना घर का एड्रेस चेंज कर लिया और अब हमें वो मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे टाइम पर उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बैड डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसके लिए क्या किया जाएगा, जितने ज़्यादा डेटर्स होंगे उतना ही बैड डेट का चांस ज़्यादा पड़ने का। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, लिस्ट मंगवा लेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जिसका वो ऑडिट कर रहा है
ऐसे ऋणों की, ऐसे डेट्स की जिनकी रिकवरी लग रही है कि भाई संशय में है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, क्या पता कल को ना आ पाए, ऐसे डेट्स मंगवा लेगा जो 3 साल से ज़्यादा पुराने हैं, क्या पता वो क्लेम, क्योंकि 3 साल से पुरानों का लॉ है कि वो क्लेम नहीं हो सकते। डेटर्स से सीधा बात कर लेगा और पूछ लेगा कि डेटर्स के अकॉर्डिंग कितना डेट है, ये वेरीफाई किया जा सकता है। ऑडिटर ये चेक करेगा कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट ठीक है भी या नहीं। अगर उसे लगता है कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो कंप्लीट नहीं है, वो प्राप्त नहीं है, तो क्या किया जाएगा, ऑडिटर को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर ऑडिटर शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म नहीं करता तो ऑडिटर जो है वो लापरवाही के लिए गिल्टी चार्ज किया जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए मतलब अगर आपने कोई ऋण दिया है, कोई डेट दिया है किसी सिक्योरिटी के बेसिस पर, तो उस सिक्योरिटी की भी जांच करनी चाहिए। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, ऑडिटर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी डेट्स हैं आपके वो बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं और प्रॉपरली कैटेगराइज किए गए हैं कि वो गुड डेट्स हैं, डाउटफुल डेट्स हैं या बैड डेट्स हैं। इसके बाद आता है BR, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वही बात है, ऑडिटर को एक लिस्ट मंगवानी पड़ेगी सारे BRs की क्लाइंट से और उस लिस्ट को आप टैली करोगे लेजर अकाउंट्स के साथ। ऑडिटर खुद भी फिजिकली भी वेरीफाई कर सकता है सारे बिल्स को, हर बिल पर क्या डेट है, कि बिल की कितनी अमाउंट है, किस दिन मैच्योर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। आपको ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि जो बिल्स हैं वो लेजर में सही तरीके से रिकॉर्ड हुए हैं, उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। फिर ऑडिटर क्या कर सकता है, ऐसे बिल्स जो डिस्काउंट हुए हैं बैंक से लेकिन मैच्योर नहीं हुए अभी तक जब तक बैलेंस शीट बनी है, तो जिस दिन बैलेंस शीट बनी है उस दिन तक ये बिल्स जो है मैच्योर नहीं हुए हैं, तो ऑडिटर इनको चेक करेगा, इनकी इंक्वायरी करेगा, ये फाइंड आउट करेगा उनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, अगर चार्ज है तो किस नेचर का है, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसे बिल्स जो डिस्काउंट हुए हैं बैंक के साथ उनको वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, कैश बुक से कर सकते हैं, पासबुक से कर सकते हैं, अगर उनमें आपको कोई पेमेंट मिली है तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे बिल्स जो डिस्काउंट हुए हैं मैच्योरिटी से पहले लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, जिस दिन बैलेंस शीट बनी है तब तक मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उन्हें कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा और ऑडिटर को इन्हें भी वेरीफाई करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल कैसे वैल्यू किए जाएंगे, जो डिसऑनर्ड बिल्स हैं आपको पता है उन्हें आप टोटल अमाउंट ऑफ बिल से घटा देंगे और डाउटफुल बिल्स जो हैं उनके लिए हम प्रोविजन बना देंगे।